वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके विंडे में सबका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसकी चर्चा पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा हुई है, वो है बिटकॉइन, जिसको किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी माना जाता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये बिटकॉइन क्या है, किस तरह ये काम करता है और इसको लाने के पीछे का जो रीज़न है वो क्या था, और साथ ही इतनी वैल्यूएबल एसेट क्यों बन गई है और इसके प्रो और कॉन्स के बारे में भी जानेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बनने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहेगा। आज की तारीख में बिटकॉइन का जो रेट है वो $1,00,000 है, जिसको INR में कन्वर्ट करें तो लगभग होता है 84 लाख। और इतनी महंगी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने वाला व्यक्ति या तो फिर संगठन जो अभी गुमनाम है, जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, जो कौन है उसके बारे में दुनिया आज भी नहीं जानती, जिसने सबसे पहले 2008 में 31 अक्टूबर को एक पेपर पब्लिश किया था, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको ज़्यादा उसे पढ़ना है तो। जिसमें उसने बताया था कि हम ऐसी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं जिसमें कोई थर्ड पार्टी ना हो और एक प्रोग्रामिंग के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वो करेंसी चली जाती है। और ये सब मुमकिन होगा ब्लॉकचेन नाम की अति आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जाननी होगी हिस्ट्री ऑफ करेंसी को, क्योंकि सबसे पहले बार्टर सिस्टम हमारे बीच काम करता था। मतलब कि मेरे पास गेहूँ है और आपके पास राइस है, और मुझे राइस चाहिए तो मैं आपको गेहूँ दे दूंगा और आपको मुझे राइस दे देना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि अगर आपको गेहूँ की ज़रूरत नहीं है तो आप मुझे राइस नहीं देंगे। लेकिन इस खामी को दूर करने के लिए लोग गोल्ड और सिल्वर जैसे कॉमन मीडियम का उपयोग करने लगे। मतलब कि मुझे आपके पास से 5 किलो राइस चाहिए तो मैं आपको 5 ग्राम गोल्ड दूंगा, और अगर आपको 5 किलो गेहूँ चाहिए तो आप मुझे 3-4 ग्राम गोल्ड देंगे। इस तरह ये कॉमन मीडियम सबको भाने लगा। लेकिन समय बीतते उसमें भी एक लिमिटेशन सामने आई कि अगर बड़े ट्रांजैक्शन है और उसमें ज़्यादा गोल्ड की हेरफेर करनी है तो उसमें सेफ्टी का इश्यू आता है। और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए सरकार सामने आई, जिसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि लोगों के द्वारा सरकार में ये गोल्ड जमा करवाना है और सरकार सबको ये रिसीप्ट देगी, जिसे प्रोमिसरी नोट या तो फिर हुंडी भी बोल सकते हैं। अब लोग ये कागज़ के टुकड़े या तो फिर रिसीप्ट के आधार पर भी एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस तरह ये जो कागज़ का टुकड़ा था वो सबके लिए करेंसी बन गया। और धीरे धीरे इसके लिए बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। और सब करेंसी का जो कारोबार है वो ये बैंक ही संभालती है। जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल बैंक है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। अब ये सब सेंट्रल बैंकों के पास अपने अपने देशों में करेंसी पर पूरा कंट्रोल होता है। और अब तो ये करेंसी का भी कम उपयोग होने लगा है और नेफ्ट, UPI, IMPS जैसे जो माध्यम है उसका प्रयोग ज़्यादा होता है। इसलिए देश के कोई भी व्यक्ति को कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए उसे बैंक पर आधारित रहना पड़ता है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन में बैंक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है। और इस दौरान अगर बैंक द्वारा कोई फ्रॉडिंग होता है, उसके द्वारा कोई गलत व्यक्ति को बहुत बड़ी लोन दी जाती है और बाद में वो व्यक्ति बैंक करप्ट हो जाता है, तो हमारे पैसे डूबते हैं, बैंक को उससे लेना देना नहीं है। और ये सब 2008 की जो मंदी आई थी उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। और इसी के कारण सतोशी नाकामोटो नाम का जो संगठन है या तो फिर व्यक्ति है, उसके मन में ये बिटकॉइन का ख्याल को जन्म दिया, जिसमें व्यक्ति अपने पैसे का खुद मालिक हो, किसी थर्ड पार्टी की जहाँ जरूरत ना हो। क्योंकि बिटकॉइन में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर होते हैं, जिसमें पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम का उपयोग होता है। इन सब टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि बिटकॉइन में दरअसल काम किस तरह होता है। तो बिटकॉइन के बारे में हमें 2 कॉन्सेप्ट जानने बेहद जरूरी है। एक है माइनिंग और दूसरा है ट्रांजैक्शन। जिसमें ट्रांजैक्शन तो सिंपल है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई बिटकॉइन भेजा जाता है तो ये ट्रांजैक्शन बनता है। लेकिन ये 2 व्यक्ति के बीच में लगभग हजारों कंप्यूटर्स होते हैं, जिसे माइनर्स बोलते हैं, जिसके पास पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इसके लेजर मेंटेन होते हैं इस सब कंप्यूटर के द्वारा, जो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि हर एक बिटकॉइन के साथ एक यूनिक कोड जुड़ा हुआ होता है। और इस कोड को वैलिडेट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, जो ये कंप्यूटर करते हैं। और ये सब एफर्ट के लिए उसे बिटकॉइन भी दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पर। इस तरह नया बिटकॉइन क्रिएट होता है। इस तरह अगर मैं आपको बिटकॉइन भेजना चाहूँ तो सबसे पहले मेरा पूरा लेजर चेक होगा और सभी ब्लॉकचेन में जो भी कंप्यूटर होते हैं उसमें सब वेरीफाई होगा, और ये सब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद ही मेरा बिटकॉइन आपके खाते में आएगा। इस तरह सब ट्रांजैक्शन में कोई भी मिडलमैन नहीं है बैंक की तरह। और हजारों लाखों पावरफुल कंप्यूटर के द्वारा जो ब्लॉकचेन बनता है उसी के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है। अब हमारे इस वीडियो का चौथा सवाल आता है, व्हाट मेक्स बिटकॉइन वैल्यूएबल। मतलब कि बिटकॉइन इतना वैल्यूएबल क्यों है। बिटकॉइन को दरअसल डिजिटल गोल्ड भी बोला जाता है, जिसके पीछे दरअसल 2 रीजन है, स्कार्सिटी एंड यूटिलिटी। जैसे कि गोल्ड और डायमंड इस पृथ्वी पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, इस तरह बिटकॉइन की भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है 21 मिलियन। मतलब कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते, और उसमें से भी 19 मिलियन तो माइनर द्वारा माइन किए गए हैं, इसलिए 2 मिलियन ही बचे हैं माइन करने को। और इसके कारण जो बिटकॉइन है वो डिमांडेड एसेट है।
दूसरा कारण है ये डिसेंट्रलाइज और बॉर्डरलेस प्रॉपर्टी है, मतलब कि आप कोई भी थर्ड पार्टी के बिना इसे वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी करेंसी या एसेट की तरह बिटकॉइन भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रो और कॉन्स दोनों देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस की बात करें तो प्राइस वॉलेटिलिटी वो बिटकॉइन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जैसे बिटकॉइन में भी हर सेकंड को भाव उसका बदलता है। इसलिए अगर आपने अमेजोन से कोई चीज मंगाई है और उसको आप वापस देना चाहते हैं तो आपने जब मंगाई है तब भी बिटकॉइन का भाव अलग होगा, और वापस आप देने चाहेंगे तब भी उसका भाव अलग होगा। इस तरह अमेजोन के द्वारा आपको कितना रिफंड दिया जाएगा वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन बनता है। दूसरी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो है एनर्जी इंटेंसिव माइनिंग प्रोसेस, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो माइनिंग होता है कंप्यूटर के द्वारा, इस दौरान बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इसके कारण पावरफुल कंप्यूटर के द्वारा ये शक्य है, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा कौन से नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि बिटकॉइन ऊपर गवर्नमेंट या तो फिर बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इसे इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला। और इसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होता है, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, करप्शन या तो फिर टेररिज्म में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पार्टी न होने के कारण इसे कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता, जो सरकार की नजरों से दूरी रहता है। लेकिन भविष्य में इसका भी कोई समाधान निकलेगा। अभी कई बड़े एक्सचेंजों ने ई-केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया है, जिसके कारण कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन ना हो। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के प्रोस की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यह डिसेंट्रलाइज है, इसलिए इन्फ्लेशन की इतनी असर नहीं होती जितनी अन्य करेंसी में होती है। मतलब कि बिटकॉइन की जो डिमांड और सप्लाई है उसके कारण जो इन्फ्लेशन है वो उससे बीट नहीं कर पाती। लेकिन हमारे घर में जो हम तिजोरी में पैसे रखते हैं तो उसे इन्फ्लेशन नाम की जो दिमाग है वो खा जाती है, जो मैं अक्सर बात करता हूँ। दूसरा प्लस पॉइंट है फास्ट और ग्लोबल ट्रांजैक्शन, मतलब कि मात्र 10 ही मिनट में आप दुनिया के कोई भी कोने में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए बैंक द्वारा चार्ज भी लिया जाता है और 1-2 दिन का समय भी लगता है। तीसरा बेनिफिट है ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर है, क्योंकि यहाँ कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर होता है। इसीलिए कोई भी बैंक डूब जाए या सरकार डूब जाए, इसकी बिटकॉइन पर कोई भी असर नहीं होती, जो बिटकॉइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन कोई भी इनोवेशन की तरह बिटकॉइन में भी चैलेंजेस है, लेकिन वो सब रिजल्व होंगे, क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं है तो इनोवेशन कहलाता ही नहीं है। और अगर हम बिटकॉइन के फ्यूचर की बात करें, कई लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि ये ट्रेडिशनल मनी को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा, लेकिन कई लोग इसे अभी पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल की तरह ही देख रहे हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि बिटकॉइन आने के बाद मनी के बारे में हमारा जो ख्याल था वो पूरी तरह बदल गया है। तो ये था बिटकॉइन के बारे में हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और किसी के साथ शेयर भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी फैले, जो हमारे इस चैनल का और इस वीडियो का एकमात्र मोटिव रहा है, जो भी आपको भी पूरा करना है। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। उससे पहले आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।